और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है बेगूसराय से, जहां पर हथियार के बल पर बैंक में लूटपाट की गई है। 6 बाइक सवार अपराधियों ने लूट की इस वारदात को अंजाम दिया है। तिगड़ा थाना क्षेत्र के हसनपुर का ये मामला, जहां पर लूट की एक बड़ी घटना को अपराधियों की तरफ से अंजाम दिया गया। हथियार के बल पर बैंक में ये लूट की गई है। जो जानकारी इस वक्त सामने आती हुई, तिगड़ा थाना क्षेत्र के हसनपुर में 6 बाइक सवार अपराधियों ने लूटपाट को अंजाम दिया और अब पुलिस की तरफ से तफ्तीश जारी है। तो हथियार के बल पर बैंक में लूट की एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया। हालांकि ये लूट कितनी की है ये अभी साफ नहीं हो पाया, लेकिन बताया जरूर जा रहा है कि 6 की संख्या अपराधियों की थी, जो इस वक्त तिगड़ा थाना के हसनपुर में बड़ी वारदात को अंजाम देने के बाद फरार बताए जाते हैं। इनके पास हथियार थे और इसी का डर दिखाकर इस वारदात को अंजाम दिया गया। 6 बाइक सवार अपराधियों की तरफ से घटना को अंजाम देने का ये पूरा मामला तिगड़ा थाना क्षेत्र का। तो बेगूसराय से इस वक्त की ये बड़ी खबर, जिससे अपने दर्शकों को हम इस वक्त जानकारी के तहत जोड़ रहे हैं। बेगूसराय में लूट की घटना को दिन दहाड़े अंजाम दिया गया है और एक बार फिर से सवाल कानून व्यवस्था को लेकर ही कि आखिर अपराधी इतने बेखौफ होकर दिन के उजाले में घटनाओं को कैसे अंजाम दे रहे हैं। और संवाददाता संतोष हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संतोष, ये किस वक्त की घटना है और फिलहाल पुलिस की तफ्तीश में क्या जानकारी सामने आ पाई? जी बिल्कुल, देखिए जो जानकारी मिल पा रही है उसके हिसाब से तकरीबन 11:30 बजे के आसपास की ये घटना बताई जा रही है, 11:30-12 के बीच की। और दिन दहाड़े 6 की संख्या में अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया है। बताया ये जा रहा है कि बाइक सवार अपराधी पहले वहां पहुंचते हैं और फिर बैंक के अंदर प्रवेश करने के बाद हथियार का भय दिखाकर जो भी लोग वहां पर मौजूद थे उन्हें डराया धमकाया गया और फिर उसके बाद जो कर्मचारी थे उन्हें हथियार के बल पर अपने जो है अंदर लिया गया। और जो जानकारी अभी तक मिल पाई है, तकरीबन 6 लाख की रकम जो है वो लूटी गई है। हालांकि घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है, छानबीन कर रही है, लेकिन अभी तक जो है अपराधियों का कोई सुराग नहीं मिल पाया है। ये क्या जानकारी सामने आ पाई संतोष? जी बिल्कुल, देखिए अपराधियों के संबंध में अभी तक पुलिस की को कोई जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन बताया जा रहा है और दावा पुलिस के द्वारा किया जा रहा है कि जल्द ही अपराधियों को जो है हिरासत में ले लिया जाएगा, उनकी शिनाख्त कर ली जाएगी। लेकिन रकम कितनी लूटी गई है ये साफ हो पाया है? जी देखिए, रकम की जहां तक बात है, अभी तक बैंक कर्मचारियों के द्वारा ये कोई पुख्ता जानकारी नहीं दी जा रही है, लेकिन अनुमान ये लगाया जा रहा है कि तकरीबन 5 से 6 लाख की जो राशि है वो लूटी गई है। फिलहाल जो बैंक के कर्मचारी हैं वो मिलान कर रहे हैं और जो भी राशि है वो स्पष्ट हो पाएगा जब पूरा। बहुत बहुत शुक्रिया संतोष इस तमाम जानकारी के लिए। और नीतीश कुमार जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिए गए। निर्विरोध राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए नीतीश कुमार और लेकिन इसका औपचारिक ऐलान दोपहर 2:30 बजे किया जाएगा। सुबह 11 बजे तक नाम वापसी का समय था। किसी और की तरफ से नामांकन नहीं किया गया और निर्विरोध राष्ट्रीय अध्यक्ष एक बार फिर से नीतीश कुमार बने हैं और औपचारिक तौर पर इसकी घोषणा या ऐलान कह लीजिए 2:30 बजे किया जाना है। तो किसी और ने नामांकन ही नहीं किया और पहले से ये मानना भी जा रहा था कि ये निर्विरोध ही निर्वाचन जो है नीतीश कुमार का होगा और उनकी तरफ से नामांकन करने के बाद से आज किसी दूसरे अन्य शख्स की तरफ से कोई नामांकन नहीं किया गया और ऐसे में किसी और ने जब नामांकन नहीं किया तो निर्विरोध निर्वाचन जो है यहां पर जेडीयू अध्यक्ष के तौर पर नीतीश कुमार का हुआ है। और चलिए अब जरा जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष के सफर पर भी एक नजर डाल लेते हैं। 2003 से 2006 तक ये जिम्मेदारी जॉर्ज फर्नांडिस के पास थी। वो बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष इसकी भूमिका निभा रहे थे।
2006 से लेकर 2016 की बात करें तो ये 3 कार्यकाल जो है इसमें आता है, लगातार शरद पवार की तरफ से ये दायित्व निभाया गया। इसके बाद 2016 से लेकर के 2019 तक नीतीश कुमार के पास ही राष्ट्रीय अध्यक्ष की भूमिका जो है वो रहती है। 2019 से लेकर 2020 नीतीश कुमार ही निर्विरोध निर्वाचित हुए। 2020 से 2021 की बात करें तो इस दरमियान आरसीपी सिंह को ये जिम्मेदारी दी गई। 2021 से 2023 की बात करें तो राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह जो हैं वो बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष यहां पर अपना दायित्व निभा रहे थे और दिसंबर 2023 में जब से लेकर अब तक नीतीश कुमार इस तरीके से राष्ट्रीय अध्यक्ष की भूमिका में और एक बार फिर से उनका निर्विरोध निर्वाचन ही हुआ है क्योंकि दूसरे किसी शख्स ने नामांकन नहीं किया। बात पटना के बेऊर जेल से रिहा होने के बाद मोकामा से जेडीयू के विधायक अनंत सिंह की, जो कल से ही लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं और वे समर्थकों के साथ लगातार जश्न करते हुए भी नजर आ रहे हैं। जगह जगह उनका स्वागत बड़े भव्य तरीके से किया जा रहा है। आज अनंत सिंह पूरे लाव लश्कर के साथ पटना से मोकामा में अपने गांव नदावा पहुंचे और लखीसराय के बढ़िया में महारानी स्थान में जाकर उन्होंने पूजा अर्चना की। तस्वीरें आपके सामने हैं जहां पर मंदिर परिसर में पहुंचकर पूजा करते हुए अनंत सिंह आपको दिख रहे होंगे। पूजा के बाद अनंत सिंह के समर्थकों ने उन्हें फूल माला से लाद दिया और भव्य स्वागत किया गया। तो कल जैसे ही जेल से निकले अनंत सिंह, उस दौरान भी बड़ी संख्या में गाड़ियों का काफिला और समर्थकों की भीड़, उनके चाहने वाले और प्रशंसक जो है वो जेल के बाहर नजर आए और वहां से काफिला निकलकर सीधे उनके आवास तक पहुंचा। वहां भी जश्न की तस्वीरें और आज की ये तस्वीर जहां पर महारानी मंदिर पहुंचे, जाकर उन्होंने पूजा अर्चना की, भगवान का धन्यवाद किया और फिर समर्थकों की भीड़ उनके इर्द गिर्द लगातार नजर आती हुई, जहां पर उनको फूलों के साथ स्वागत करते हुए ये समर्थक दिखे। एकदम हल्के, चलो तोड़ दो। ये अच्छा बांध दो। एक ठो भोला बाबा जी मंदिर बनवा रहे हैं। देख लेते ना हमें वो तो सब ध्यान देते हैं, बनवा दो ज्यादा बनवाना तो जी है, बस अपने के खाली वही बनवा देखिए। हमें फिर मंगल के बहुत अच्छा जी मंगल के फिर से महाबला एकदम हल्के, चलो तोड़। ये उनके चाहने वाले एक ठो भोला बाबा जी मंदिर बनवा रहे हैं। देख लेते हैं, ना हमें वो तो सब ध्यान देते हैं, बनवा दो ज्यादा बनवाना तो जी है, बस अपने के खाली वही बनवा देखिए। हमें फिर मंगल के बहुत अच्छा जी मंगल के फिर से और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी की तरफ से एक बड़ा ऐलान किया गया है कैमूर को लेकर। ये बड़ा ऐलान सम्राट चौधरी की तरफ से, जिसमें हाई सिक्योरिटी जेल बनाने की घोषणा सम्राट चौधरी की तरफ से की गई है। समृद्धि यात्रा के मंच से ये ऐलान डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने किया। जेल में रखे जाएंगे खूंखार आतंकी और इन्हीं अपराधियों की बात कर लीजिए, आतंकियों की बात कर लीजिए, उनके लिए ये हाई सिक्योरिटी जेल बनाने की घोषणा या ऐलान डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी की तरफ से किया जाता है। समृद्धि यात्रा के मंच से कैमूर की पहाड़ियों पर यह जेल बनाया जाएगा। अघौरा पहाड़ पर जेल बनाने का ऐलान सम्राट चौधरी की तरफ से किया गया। सरकार ने तय किया है, इसी पहाड़ पर जो दौड़ा पहाड़ है, इस पर हम हाई सिक्योरिटी जेल बनाएंगे। जो सबसे खूंखार आतंकवादी होगा उसको यहां बंद करने का काम करेंगे। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने मेडिकल कॉलेज को लेकर भी एक बड़ा ऐलान कर दिया। कैमूर में समृद्धि यात्रा के मंच से सम्राट चौधरी ने कहा कि आज बिहार में कोई भी जिला ऐसा नहीं जहां मेडिकल कॉलेज नहीं बन रहा हो। सम्राट चौधरी ने कहा कि पहले लोग यहां से वाराणसी इलाज कराने के लिए जाया करते थे या फिर निजी अस्पताल पहुंचते थे, लेकिन मेडिकल कॉलेज वाले जिलों की लिस्ट में अब कैमूर भी शामिल हो गया है। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि किस जिले में जल्द ही मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य पूरा किया जाएगा। प्रधानमंत्री जी का आगमन हो चुका है। यहाँ कोई मेडिकल फैसिलिटी नहीं था, लोग हॉस्पिटल में जाना नहीं चाहते थे, प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना चाहते, और यहां से लोग सब बनारस इलाज कराने के लिए जाते थे। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने ऐसी व्यवस्था किया
कि आज बिहार का कोई भी जिला नहीं बचा है जहां मेडिकल कॉलेज स्थापित नहीं हो रहा है। आज कैमूर भी उसका उदाहरण है कि आपके बीच में बनाया गया। 12 हो गया है और अब और बढ़वा रहे हैं। अब 5 मेडिकल कॉलेज ये अब उसके लिए भी किया, वो तुरंत हो जाएगा और बाकी शेष 21 जिलों में मेडिकल कॉलेज का निर्माण में शीघ्र पूरा किया जाएगा। सबके लिए हम लोग कर रहे हैं। लखनऊ में हरियाणवी मॉडल अंजलि राघव को भोजपुरी स्टार पवन सिंह द्वारा बिना इजाजत छूने के कथित आरोप का मामला अब हरियाणा महिला आयोग तक पहुंच गया है। मॉडल ने महिला आयोग से इसकी शिकायत की। महिला आयोग को शिकायत संज्ञान लेते हुए पवन सिंह और अंजलि राघव को 2 अप्रैल को फरीदाबाद में सुनवाई के लिए बुलाया गया है। तो एक बार फिर से पवन सिंह की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। बैड टच से आहत हुई अंजलि, उन्होंने इसे लेकर महिला आयोग, जो कि हरियाणा महिला आयोग है, उसमें जाकर शिकायत करवाई। के को स्टार पवन सिंह ने किया। उनका कहना है कि उन्होंने मेरे बिना इजाजत मेरी कमर पर हाथ रखा और इस तरह से छेड़ा। मैंने समझा कि शायद मेरा कोई कपड़े पर टैग लगा है जिसको वो हटाना चाह रहे हैं, तो हम उसके ऊपर उनको बुलाएंगे, दोनों आर्टिस्ट को, और पूछताछ करेंगे कि क्या मामला है, क्यों ऐसा किया। को 2 अप्रैल फरीदाबाद हियरिंग पर बुलाया है, उसमें हम देखेंगे कि क्या है। दरभंगा में नारकोटिक्स विभाग और एएनटीएफ ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए सदर थाना क्षेत्र से 3 अंतर्राज्यीय ड्रग तस्कर को गिरफ्तार किया, जिनके पास से 228 ग्राम हेरोइन बरामद की गई, जिसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तकरीबन 45 लाख के आसपास बताई जाती है। तीनों आरोपियों के नाम कुंदन कुमार, दीपू कुमार और रत्नेश कुमार बताए गए हैं, जिन पर कई राज्यों में ड्रग तस्करी के मामले दर्ज हैं। पहले भी ये लोग जेल जा चुके हैं और ये भी कहा जा रहा है कि ये तीनों असम के रहने वाले हैं और इन्होंने गुवाहाटी में रहने वाले पवन कुमार से हेरोइन लेकर बिहार में मनीष कुमार को देने की योजना बनाई थी। पूछताछ में मिली जानकारी के बाद पुलिस ने छापेमारी कर पटना से मनीष कुमार और उसके साथी कन्हैया कुमार को गिरफ्तार कर लिया। इनके पास से पुलिस ने 117 ग्राम हेरोइन बरामद किया, जिसकी कीमत 23 लाख रुपए बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस इन सभी से पूछताछ कर इनके पीछे काम करने वाले नेटवर्क का पता लगाने में जुटी है। और शिवहर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर डीडीसी ब्रिजेश कुमार पर शिकंजा कसा गया। स्पेशल विजिलेंस यूनिट की तरफ से छापेमारी की गई है। पटना से शिवहर तक ये छापेमारी की गई और शिवहर में पदस्थापित हैं ब्रिजेश कुमार। कार्यालय के साथ आवास पर भी टीम की तरफ से दबिश दी गई। आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का यह पूरा मामला, जिसमें स्पेशल विजिलेंस यूनिट की तरफ से बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। शिवहर में कई ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की गई। बेतिया में भी आय से अधिक संपत्ति के मामले में निगरानी अन्वेषण इकाई ने ब्रिजेश कुमार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए उनके कई ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की है। एसवीयू की टीम शिवहर के साथ साथ बेतिया स्थित उनके पैतृक गांव जमुनिया सक्सुवनिया में भी दबिश दी और अधिकारी परिवार के सदस्यों से पूछताछ जो है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल एसवीयू की टीम मामले के सभी पहलुओं की बारीकी से जांच में जुटी है। जांच के दौरान कई महत्वपूर्ण दस्तावेज मिलने की संभावना भी जाहिर की गई, जिससे आगे और बड़े खुलासे हो सकते हैं। छापेमारी का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता मुन्ना राज ने। तो ब्रिजेश कुमार यहाँ आते हैं, ना ही इनके पिताजी अवधेश राम यहाँ आते हैं। इनके पिताजी अवधेश राम 3 भाई हैं, अवधेश राम, सुखदेव राम और विपिन राम। तीनों भाई के बीच में आपस में बंटवारा नहीं हुआ है, विवाद चल रहा है। अभी संपूर्ण मकान पर इनके बीच वाले भाई सुखदेव राम का दखल कब्जा है, जो वर्तमान में अपनी पत्नी का इलाज कराने बाहर गए हुए हैं। क्या मामला पता? इनके ऊपर आय से अधिक संपत्ति का केस दर्ज हुआ है और माननीय न्यायालय से इनके सभी ठिकानों के लिए सर्च वारंट जारी किया गया है। आय से अधिक संपत्ति के मामले में शिवहर के डीडीसी ब्रिजेश कुमार पर स्पेशल विजिलेंस यूनिट का शिकंजा कसते जा रहा है। अभी हम पहुंचे हैं शिकारपुर के सखवनिया जमुनिया स्थित उनके पैतृक घर पे, जहां विजिलेंस की एक टीम यहां जांच कर रही है और ब्रिजेश के 3 ठिकानों पर फिलहाल स्पेशल विजिलेंस यूनिट की छापेमारी चल रही है। तो फिलहाल हम जमुनिया में उनके पैतृक आवास पे हैं। ये ब्रिजेश का ये पैतृक आवास है, जहां पे स्पेशल विजिलेंस यूनिट की एक टीम आई है। उन आय से अधिक संपत्ति का मामला जो उनका चल रहा है उसकी जांच कर रही है और तमाम तरह की विभिन्न टीमें हैं जो बिहार के कई हिस्सों
में जांच कर रही है। एक साथ सीवर सीतामढ़ी के साथ ही कई ठिकानों पर जिस तरह से विजिलेंस की टीम ने शिकंजा कसा है, तो पहले सुबह से विजिलेंस की टीम यहां पहुंची है और आय से अधिक संपत्ति के मामले में ब्रजेश के पैतृक घर पे उनकी कुंडली खंगाल रही है। मुन्ना राज, न्यूज 18 बेतिया। तो वहीं गोपालगंज में एलपीजी की कालाबाजारी पर जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। एसटीएम ने नगर थाना क्षेत्र के भितभिरवा गांव में छापेमारी कर कालाबाजारी के लिए रखे गए 17 सिलेंडर को बरामद कर लिया। वहीं इस मामले में नगर थाने में एफआईआर दर्ज कराया गया है और एसडीएम ने ये कहा कि कालाबाजारी को रोकने के लिए प्रशासन की तरफ से लगातार छापेमारी की कार्रवाई जारी है। भितभिरवा गांव में एक जो व्यक्ति के घर पर आपको एलपीजी सिलेंडर रखा हुआ होने की सूचना मिला था। हम लोग पूरी टीम के साथ गए थे, वहाँ 17 सिलेंडर पाए गए हैं और उसमें से कुछ भरे हुए हैं, कुछ खाली भी है। इससे स्पष्ट होता है कि किसी खास व्यक्ति के घर पर 17 सिलेंडर है, इसका मतलब कुछ न कुछ मतलब कालाबाजारी कर रहा है। तो इसी आधार पर पुलिस संधान के लिए उस पर एफआईआर प्राथमिकी दर्ज की गई है और उसकी जाँच चल रही है। बाढ़ अनुमंडल के बाढ़ स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर पटना से हावड़ा जाने वाली वंदे भारत की चपेट में आने से एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे रेल पुलिस अनुमंडल अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां से पटना ले जाने के दौरान शख्स की मौत हो गई। खैनी फेंकने की वजह से व्यक्ति इस ट्रेन की चपेट में आया। मृतक की पहचान हालांकि इस वक्त नहीं हो पाई है। घटना हुई है 2 नंबर पर खड़ा था, थ्रू गाड़ी थी वंदे भारत, गया थूक फेंकने के लिए। अच्छा, उसी के चपेट में ही मतलब कि आ गया और गिर गया, माथा फट गया। कौन स्टेशन पर? रेलवे स्टेशन बाढ़ में। कौन सी गाड़ी थी? वंदे भारत थी। अच्छा। बड़ी खबर बेगूसराय से, जहां एक बार फिर से अपराधियों का खूनी तांडव देखने को मिला है। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के मोहनपुर गांव में अपराधियों ने एक युवक का पहले अपहरण किया और फिर उसे बेरहमी से पीट कर उसकी हत्या कर दी गई। इतना ही नहीं, अपराधियों ने मौके पर ताबड़तोड़ फायरिंग की और युवक को गोली भी मारी। मृतक की पहचान मोहम्मद वकील के तौर पर की गई है, जो घर से दुकान जाने के दौरान रास्ते में अपराधियों के हत्थे चढ़ गया। घटना की जानकारी मिलने पर जब परिजन मौके पर पहुंचे और बीच बचाव करने की कोशिश की, तो अपराधियों ने उन पर ही हमला कर दिया। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच में जुटी है और आरोपियों की तलाश जारी है। सीतामढ़ी से बड़ी खबर, जहां रुन्नी सैदपुर में लाइनमैन की करंट लगने से मौत हो गई, जिसके बाद जमकर हंगामा हुआ। आक्रोशित लोगों ने मौके पर पहुंचे जूनियर इंजीनियर की जमकर पिटाई की और इस पूरी घटना का वीडियो भी सामने आ गया, जो तेजी से इस वक्त वायरल होता हुआ। जानकारी के मुताबिक विंदेश्वर शाह बिजली मरम्मत करने के लिए ट्रांसफार्मर पर चढ़े हुए थे। अचानक से बिजली की सप्लाई को चालू कर दिया गया, जिससे करंट की चपेट में आने से मौके पर ही उनकी मौत हो गई। घटना की खबर जैसे ही फैली, स्थानीय लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। लोगों ने सड़क जाम किया और बिजली विभाग के खिलाफ जोरदार नारेबाजी शुरू कर दी। इसी दौरान विभाग के जेई मौके पर पहुंचे। गुस्साई भीड़ ने उनकी ही पिटाई कर दी। सीतामढ़ी के डीएम ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई का भरोसा दिया। रुन्नी सैदपुर के बिजली विभाग के सहायक अभियंता, जेई और जिले के कार्यपालक अभियंता के आदेश के साथ ही वेतन बंद कर दिए गए हैं। पूरे मामले की जांच को लेकर एक कमेटी भी बनाई गई है। तो ये वो तस्वीर है, देखिए, एक तरफ रोते बिलखते परिजन जिन्होंने अपनों को खोया और वहीं दूसरी तरफ जेई जैसे ही घटनास्थल पर पहुंचे, आक्रोशित लोगों की भीड़ उन पर टूट पड़ी और जमकर उनकी पिटाई की गई। सुपौल से बड़ी खबर, जहां पर सीओ का अद्भुत कारनामा सामने आया। दलालों से मिलकर बिहार सरकार की जमीन का ही सौदा कर दिया। लोहिया नगर चौक के पास एक हिस्से का परिमार्जन कर दिया गया है। डीएम सावन कुमार की तरफ से एक बड़ा एक्शन लिया गया, जिसमें सीओ आनंद मंडल पर प्राथमिकी दर्ज करने के आदेश दिए गए। खाता 458 की जमीन का परिमार्जन किया गया है, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। रोहतास के डेहरी से एक पुलिसकर्मी पर एलपीजी एजेंसी के कर्मचारी से वर्दी का धौंस दिखाकर बिना पैसे दिए सिलेंडर ले जाने का आरोप लगा है। साथ ही आरोपी पुलिसकर्मी पर एजेंसी के मैनेजर से गाली गलौज करने का भी आरोप है और जानकारी के मुताबिक अरुण कुमार सिंह के नाम के इस व्यक्ति ने सिविल ड्रेस में मोहिनी इंटरप्राइजेस गैस एजेंसी पर पहुंचकर खुद को रोहतास के एसपी का बॉडीगार्ड बताते हुए सिलेंडर देने की मांग की, लेकिन
जैसा समय के अनुसार उन्हें सिलेंडर नहीं दिया जा सकता था जो तय समय दिया गया है उसके मुताबिक। और इस बाबत आरोप यह है कि अरुण कुमार सिंह ने सिलेंडर के लिए कर्मचारी और मैनेजर के साथ गाली गलौज की। जबरदस्ती सिलेंडर उतारा इस ड्राइवर और भेंडर सुभाष। वहाँ से हम लोगों को टेलीफोन पर मैनेजर से बात किया श्याम नारायण से। श्याम नारायण को भी बहुत गाली दिया और कहा कि मैनेजर को दौड़ा दौड़ा कर मारेंगे, सील कर देंगे, सील करवा देंगे, इतना सील मार देंगे कभी ज़िंदगी में नहीं खुलेगा। तुम लोग हमको आम आदमी समझते हो, हम आम आदमी नहीं है। ड्राइवर द्वारा और वेंडर द्वारा पैसा मांगा गया तो पैसा नहीं दिया कि नहीं देंगे, और सिलेंडर एम्प्टी रखे हुए था तो एम्प्टी दे दिया और भरा सिलेंडर लेकर चला गया। और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST एक्ट को लेकर आज एक बड़ा फैसला सुनाया। अदालत ने फैसले में कहा कि जो व्यक्ति हिंदू धर्म, सिख धर्म या बौद्ध धर्म के अलावा किसी अन्य धर्म को अपनाता है तो उसे अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं माना जा सकता। कोर्ट ने आगे ये भी कहा कि किसी अन्य धर्म के अपनाने पर अनुसूचित जाति का दर्जा तुरंत और पूरी तरह से खत्म हो जाता है। तो बड़ी खबर जिसमें SC/ST दर्जे को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक बड़ा फैसला दिया गया कि अगर कोई व्यक्ति अपने धर्म का परिवर्तन करता है तो उस आधार पर जिसमें वो ईसाई धर्म अपनाने पर यह दर्जा खत्म हो जाएगा और तत्काल प्रभाव से खत्म हो जाएगा। धर्म बदलने पर दर्जा आपको और उससे मिलने वाली सहूलियतें या अधिकार हासिल नहीं होंगे। संवाददाता शंकर आनंद हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शंकर आनंद, एक बड़ी बात या एक बड़ा फैसला जिसमें SC/ST को लेकर दर्जा प्राप्त करने के लिए सरकार की तरफ से जो नियम तय किए गए उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। निश्चित तौर पर देखिए, सुप्रीम कोर्ट का ये बेहद महत्वपूर्ण फैसला है कि धर्म परिवर्तन के साथ ही खत्म हो जाएगा जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का जो दर्जा है वो खत्म हो जाएगा। और जिस तरह से देखा जाए कि बहुत सारे ऐसे राज्यों में खासतौर पर जो झारखंड की बात कर ले, बिहार की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, तो वहाँ पे काफी संख्या में ऐसे देखने को मिला था कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति से जुड़े हुए काफी जो लोग हैं वो ईसाई धर्म में कन्वर्ट हो जाते थे और बाद में वो ईसाई धर्म के नाम पर कहीं भी शिकायत करना हो या अपनी बातों को रखना होता है तो वो उसमें जो आपका मूल धर्म होता था उसका फायदा उठाने की कोशिश करते थे। तो इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बड़ा ही महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। और इस मामले पर आज कोर्ट ने यह भी कहा है कि ईसाई धर्म में परिवर्तन जैसे अगर कोई व्यक्ति होता है तो उसका SC और ST एक्ट के तहत उसका संरक्षण उसको नहीं मिलेगा। शंकर यानी जो सिर्फ हिंदू हैं, बौद्ध हैं या सिख हैं, आप अगर इस मूल धर्म में रहते हैं तब तो आप इस SC/ST दर्जे का लाभ ले सकते हैं या उससे जुड़े हुए सहूलियतें हासिल कर सकते हैं, लेकिन अगर इसके अलावा किसी धर्म में आपने धर्म परिवर्तन कराया उसी दिन से तत्काल प्रभाव से यह खत्म। निश्चित रूप से देखिए, कोर्ट ने आज साफ तौर पे कहा है कि धर्म परिवर्तन के बाद जो है अनुसूचित जाति या जनजाति का दर्जा नहीं मिलेगा। जो व्यक्ति हिंदू, सिख और बौद्ध धर्म छोड़कर किसी अन्य धर्म को अपनाता है तो अनुसूचित जाति का नहीं माना जाएगा। लेकिन जो राइट्स की जो बात है, अधिकार की बात है, वो मामला दूसरा है। उस मामले पर आज कोर्ट का जजमेंट नहीं आया है, आज सिर्फ धर्म की बात हुई है। जैसे ये मामले की अगर बात करें तो ये मामला तब सामने में आया था जब एक शख्स जो पहले अनुसूचित जनजाति का था लेकिन बाद में ईसाई धर्म में कन्वर्ट हो जाता है और कन्वर्ट होने के बाद वो जब कोई व्यक्तिगत लड़ाई होती है किसी के साथ में तो वो कहता है कि नहीं, मैं ईसाई धर्म के तहत उसके अनुसूचित जनजाति के तहत इस मामले में मामला रजिस्टर करना चाहते हैं। तो बाद में वो मामला पहुंचता है कोर्ट में और कोर्ट में आज जिस तरह से बकायदा इस मामले पर फैसला सुनाते हुए आज धर्म से जुड़े हुए मामले पर आज फैसला दिया गया है। जो राइट्स का जो मामला है, जब कोई किसी धर्म से को छोड़कर नहीं है, ये जजमेंट इतना बता रहा है कि SC/ST एक्ट में जो कंप्लेंट फाइल होती है वो एक व्यक्ति जो SC/ST होगा वही फाइल कर सकता है। हमारे केस में फैक्ट्स ऐसे थे कि जो व्यक्ति था वो 10 साल पहले SC/ST छोड़ के क्रिश्चियन हो चुका था। इसीलिए क्वेश्चन आया कि अगर वो क्रिश्चियनिटी में चला गया है तो क्या वो SC/ST के स्टेटस में रहेगा। अगर वो SC/ST के स्टेटस में नहीं रहेगा तो उस कंडीशन में क्या वो कंप्लेंट फाइल कर सकता है SC/ST एक्ट के अंदर। तो कोर्ट ने आज ये अहम फैसला दिया है और कोर्ट ने कहा है कि ये कंप्लेंट उसने जो फाइल करी थी वो मेंटेनेबल नहीं है। तो ये क्रिमिनल प्रोसीडिंग को रिलेटेड है, ये डिसाइड करती है कि क्या उनकी कंप्लेंट आज
तो बहुत बहुत शुक्रिया शंकर आनंद इस तमाम जानकारी के लिए। और सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि कंप्लेन रजिस्टर नहीं किए जाएंगे SC ST दर्जे के तहत जो लोग अपना धर्म परिवर्तन करते हैं। और इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।